बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की अदालत के साथ मैं हूं आपका होस्ट सईद ज़फ़र। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से जो JIT बनी थी, उस JIT के नतीजे में जो रिपोर्ट जमा करवाई गई और उसमें आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से 4 अदद रेफरेंस मियाँ बरादरान के खिलाफ दायर हो चुके हैं और रजिस्ट्रार ने भी इस चीज़ की तायद की है कि 4 अदद नैब कोर्ट में रेफरेंस दायर हो चुके हैं। मौजूदा सूरत में अगर आप देखें, 4 अदद रेफरेंस दायर होने के बाद बाकायदा तौर पर मियाँ बरादरान को, मरियम को, हुसैन नवाज़ को, हसन नवाज़ को मुल्ज़म गिरदाना गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की अपील की गई है और अब ट्रायल शुरू होने का है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अंजुमन ताजरान के रहनुमा बैठे हैं खालिद घुरकी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैठे हैं समीउल्लाह खान बरकी साहब। दोनों मेहमानों को मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले बरकी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपने देखा जैसा कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से जो JIT बनी, JIT ने अपनी सिफारिशात जमा करवाई और 4 अदद रेफरेंस दायर हो चुके हैं और 4 अदद रेफरेंस में बाकायदा तौर पर मरियम, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, कैप्टन सफदर और मियाँ साहब को बाकायदा तौर पर मुजरम गर्दान के उनके खिलाफ ट्रायल करने की जो सिफारिश की गई है, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सब बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा मैं इसलिए कहूँगा ज़रा कि मतलब इस तरह की इंक्वायरी के एक वज़ीर आज़म भी हो और वो अदालतों में भी पेश हो और अदालतों में वहाँ पे इंक्वायरी भी हो और वो JIT भी हो। तो हमारे कायद मियाँ नवाज़ शरीफ ने और PMLN ने पहले भी अदालतों का कि हर फैसले को में पेश हुए हैं। फैसले सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, उसमें इख्तिलाफ़ात भी हो सकते हैं, लेकिन उसका कानून का जो रास्ता है उसको ही अपनाया गया, उसमें मतलब चलते रहे हैं। अब अगर वहाँ पे नैब रेफरेंसेस आज हुए हैं तो उसमें जो उसका कानून के मुताबिक होगा उसको हम डिफेंड करेंगे। जहाँ पे सही होगा सही को सही कहेंगे, गलत जो होगा उसको बिल्कुल गलत कहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। जो कल को अदालतें फ़ैसला करेंगी, मेरिट्स पे फ़ैसले हों, मतलब किसी को ख्वाहिशात पे फ़ैसले ना हों, इस मुल्क की तरक्की को रोकने के लिए अगर कुछ क़ुव्वत है या कुछ लोग मिल के मतलब इस मुल्क में कुछ मखसूस लोगों के ख़िलाफ़ जो इस मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ऐसे रेफरेंसेस ले आए जो बेबुनियाद हों, तो उसको तो लाजमी बात है कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम अदालतों की बिल्कुल अदालतों में जाएंगे भी और अपना मौक़िफ़ भी देंगे, जो आगे फैसला होगा उसको देखेंगे। आपने कहा कि आप अदालतों में जाएंगे, लेकिन आप तो JIT में पेश हुए, लेकिन उसके बाद जब नैब में आपको समन किया गया, ना मियाँ साहब वहाँ पर पेश हुए, ना मरियम पेश हुई, ना हसन और ना हुसैन दोनों नहीं पेश हुए, बल्कि कैप्टन सफदर भी नहीं पेश हुए। तो आप कह रहे हैं आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट को भी फेस करेंगे, ये कैसी बात है? देखिए, उसमें यह है कि जब रेफरेंसेस अभी दायर हो गए हैं, जिस तरह आपने बात की, आइन के मुताबिक बेहतर आप ज़्यादा जानते हैं, तो उसके बाद पाबंद हो जाते हैं उस पेशी के लिए। तो पहले जो होती है वो एक ट्रायल पेशी होती है, आपको बुलाया जाता है, अगर आप चले जाए और या आप नहीं चले जाए तो उसमें कोई ऐसी आईनी बात नहीं है, आप उसको बेहतर, मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। अब अगर उसमें आगे आने वाले दिनों में जब कभी बुलाया जाएगा तो इंशाल्लाह हमारे कायदीन आज़मी ज़रूर जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। जी मैं आपकी तरफ आता हूँ गुरकी साहब, ये बताइएगा कि आपने जैसे देखा कि 4 अदद रेफरेंस दायर हो गए, ना सिर्फ रेफरेंस दायर हुए बल्कि बाकायदा तौर पर वो एक्सेप्ट हो चुके हैं और अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होने वाली है। और बरकी साहब ने जैसा कहा कि वो ये समझते हैं कि ये यकतरफा तौर पर कार्रवाई की गई और ये बेबुनियाद ये रेफरेंस हैं और इनकी कोई आइनी व कानूनी हैसियत नहीं है, और लेकिन ये पेश होंगे। क्या कहते हैं आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जो सही ज़फ़र, शुक्रिया आपने आज मौका दिया हमें दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का। जी साहब, मैं बरकी साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता। जी देखें, उनका हक़ बनता है अपनी जमात को डिफेंड करना, वो बातें निकाल के पेश करनी जो उनके हक़ में होगी पार्टी के। लेकिन सर ओवरऑल आवाम जो देख रही है, जो कैमरा दिखा रहा है आपका, जो ऑन द ग्राउंड लोग देख रहे हैं सर, वो बात कुछ और है। जी JIT से आप शुरू हो जाएँ थोड़ा। JIT को पहले दिन से तो आप अगर देखें तो मियाँ बरादरान ने या हुकूमत ने JIT को अदालत समझा ही नहीं है। JIT पे तनकीद होती रही है, हर रोज़ टॉक शो में बैठ के, हर रोज़ अखबारों में, हर रोज़ हुकूमती प्लेटफॉर्म्स पे JIT को उन्होंने ऐसे डील किया जैसे एक समझ लें कि इनके मतलब गांव का कोई मतलब बंदा पीछे इन्वेस्टिगेशन में लगा दिया। वो बाकायदा तौर पर पेश हुए हैं, पेश होने के साथ उन्होंने तमाम जो सबूत थे, पेश होना कुछ और बात है, जो तमाम सबूत थे वो दिए गए और इसके अलावा तमाम चीज़ें जो सबमिट की गई। मैं आपको बताता हूँ, जब JIT ने बुलाया मियाँ साहब को, उनके बच्चों को, ये गए ज़रूर हैं, लेकिन देखें ना बातें क्या क्या करते हैं बाहर आके खड़े होकर, मतलब जो सवाल इनसे अंदर हो रहे हैं उसके अगेंस्ट आके बातें करी थी। हम पूछते रहे हैं, मतलब JIT आपको बुला रही है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आप हमें जवाब दें,
और जवाब वो मतलब इनके पीछे महीने से लगे हुए हैं, 4 दिन पहले मिले, उसके बाद टाइम मिला, लेकिन ये बाहर आके मीडिया के सामने ऑन द ग्राउंड अपने अवाम को दिखा रहे हैं कि हम सवाल कर रहे हैं JIT से कि हमने क्या किया है। चलें JIT को आगे छोड़ दें, उससे आगे हम चलते हैं। अब नैब में सिफारिशें आ गई सर, नैब का केस लगा, नैब ने समन इशू किए हैं, उसमें ना इसाक डार साहब हमारे पेश हुए हैं, ना मियाँ वज़ीर आज़म साहब का वज़ीर आज़म साहब पेश हुए हैं, ना उनके बच्चे पेश हुए हैं। उल्टा ये एक बीमारी चले अल्लाह तंदुरुस्ती है, बीबी इनकी जो मिसिज हैं जी कलसूम नवाज साहबा को, चले ये बाहर गए, उनकी इजाज़त के लिए गए, लेकिन वो तो एक कलाई आपको पता है उसमें ये पेश नहीं हुए। इसाक डार साहब यहाँ पे हैं, वो पेश नहीं हुए अभी तक। बच्चों को भेज सकते हैं कम अज़ कम, लेकिन सर ये अभी तक उसमें पेश नहीं। आज मियाँ साहब ने वापस आना था, दोबारा रेफरेंस की बात हुई है, उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब ये कौम को सिर्फ दिखा कुछ और रहे हैं, सिर्फ वो समझ लें कि बस, लेकिन कौम इतने बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, जो लोग साथ होते हैं, उनके मुफादत होते हैं, वो इनकी गलत बात में भी लबैक बोलते हैं, बल्ले बल्ले उनका काम होता है करना, हम भी करते हैं अपनी पार्टियों में बल्ले बल्ले, लेकिन ओवरऑल जो आम पब्लिक अब समझ रही है, देख रही है कि इनकी नीयत कुछ और है। ये आपके इस रेफरेंसेस में ये पेश नहीं होंगे, उसके अगला क्या लाएमल होता है। आप क्या समझ रहे हैं कि अभी मौजूदा तौर पर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से जो नैब में प्रोसीडिंग्स शुरू होने को जा रही हैं, ट्रायल शुरू होगा और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दस्तावेजाती शहादतें पेश कर दी हैं, तो नैब की जो अदालत है उसमें ये पेश नहीं होंगे, अपनी सफाई पेश नहीं करेंगे, जैसा कि ये नैब के लिए पेश नहीं हुए, लाहौर में ना पेश हुए, ना पिंडी में पेश हुए। नहीं जो साहब, ये पेश नहीं होंगे। देखिए, उनके पास सफाई के लिए है ही कुछ नहीं है। जो इल्ज़ामत लगे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन नैब ने करनी है, वो इनको पहले से पता है कि हमने क्या, हमारे ऊपर ये हमने क्या किया, ये हमारे क्या आगे से वो पूछेंगे। इनके पास सफाई के लिए है ही कुछ नहीं है, और जब सफाई के लिए कुछ नहीं होता तब सर इंसान टाल मटोल करता है। मेरे ख्याल में ये पेश नहीं होंगे मियाँ साहब, ये इसको ऐसी मतलब कार्रवाइयाँ बढ़ती रहेंगी, तरीक़ें बढ़ती रहेंगी, उसके बाद कहेंगे जी एक तरफा फैसला हो गया, मैंने क्या किया, हमने क्या किया। इसी गर्दान में सर आवाम को जारी रखेंगे, इसका हल से ऐसी कोई नहीं है इनके पास। बरकी साहब से पूछ लेते हैं। बरकी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बरकी साहब, आपके सामने जैसा कि कुर्की साहब ने कहा कि अभी ये पेश नहीं होंगे, और ये प्रोसीडिंग जैसा कि उनकी बात एक हद तक तो दुरुस्त नज़र आती है कि नैब ने उनको 3 दफ़ा बाकायदा तौर पर समन किया यहाँ पर, और लंदन में भी नोटिस भेजे गए, मरियम साहबा को किया, हसन हुसैन को और कैप्टन सफदर साहब को भी बुलाया उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना, ताकि मुलजम को बाकायदा तौर पर मौका दिया जाता है कि वो अपने खिलाफ, जो उसके खिलाफ कोई बारे सबूत है, कोई दस्तावेजाती शहादतें हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो अपनी सफाई देना चाहता है। कोर्ट का तो ये फ़र्ज़ है, वो उसको बुलाएगी, उससे पूछेगी ये डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इस तमाम रेफरेंस में, कुर्की साहब की बात को भी आगे बढ़ाऊँगा, कि तमाम रेफरेंस में फ़ोटो कापीज़ पर ज़्यादा इन्हिसार किया गया। और फ़ोटो कापीज़ की बात की जाए तो नैब की कोर्ट में अभी आज से अरसा 3-4 दिन पहले आसिफ अली जरदारी को की बरियत सामने रखी जा सकती है। तमाम जो रेफरेंस थे वो फ़ोटो कापीज़ पे बनाए गए थे, मबनी थे, और आसिफ अली जरदारी साहब तमाम रेफरेंस से बाइज़्ज़त बरी होकर बाकायदा तौर पर नैब को और एहतसाब कमीशन को आंखें दिखा रहे हैं। क्या कहते हैं बरकी साहब? सही साहब, बात यह है कि थोड़ा सा हम खाली तनकीद करते हैं, लेकिन तनकीद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। ऐसी तनकीद नहीं करनी चाहिए जो खाली हम लोगों को मतलब बस खाली अपनी बात पे ये सही है वो गलत है। देखिए, GIT बना, GIT में जिसको बुलाया गया, जिस तारीख को बुलाया गया, उस तारीख को पेश हुए, जो सबूत देने थे वो GIT में दे दिए। GIT के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस GIT को देखा, उस GIT में अगर कुछ मिला होता, अगर उस GIT के जिस इल्जामात पे GIT बनी थी उस चीज को तो देखें, उस इश्यू में किस जगह पे मियां नवाज शरीफ साहब को उसका इल्जाम दिया या उसको गुनाहगार करार दिया, अपने बेटे से तनख्वाह लेने पर। यस, लेकिन जो असल मुद्दा था, जो असल केस था, उस केस में ऐसा कुछ भी नहीं साबित हो सका। अगर साबित हो सकता होता तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में उसमें वो ना करती? नहीं, मेरी उसमें खाली अर्ज, मेरी जो अभी समझने की मेरी जो बात कहना मैं चाह रहा हूं, अगर उसमें कुछ ऐसी चीज होती जिससे मियां नवाज शरीफ हमारे कायद गुनाहगार होते, या वो उसमें मुलविस होते, या वो उसका हिस्सा बनते, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको फैसला कर देती। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा किया, जो वो सबूतों को देखा, उस इन्वेस्टिगेशन को देखा, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने फर्दर आगे उसको नैब में भेज दिया।
तो नैब में अगर भेज दिया है तो जब हम वहां पे पेश हो सके हैं तो नैब में भी हम पेश होंगे। नैब में भी पेश होने का आईन ही मैं आपको शिक निकाल के दे दूंगा नैब का, कि जब तक रेफरेंसेस दायर नहीं होता, अगर किसी को वो तलब करे, अगर वो नहीं जाता तो उसके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं होती। जैसे आपके ऊपर पुलिस स्टेशन में आपके पास एक समन आता है, किसी भी थाने में आप चले जाए, आसान सी बात है, वो पुलिस वाले आपको एक बंदा भेजते हैं या आपको एक चिट्ठी भेजेंगे, जनाब आप पेश हो जाए। अगर आप पेश नहीं होते तो इसका कोई कानूनन जुर्म नहीं है। अब अगर वहां पे बाकायदा रेफरेंसेस दाखिल हो गए, उसका समात होंगे, उस पर जिस समात पे किया जाएगा हम बुलाए जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अपने गिरबान में भी तो देखे, खान साहब किस अदालत में पेश हुए, खुश किस अदालत में, उनके कौन कौन से केस पड़े हुए हैं। पार्लियामेंट की आयशा गुलाली का जो केस है जिसमें पार्लियामेंट की कमेटी उसको बुला रही है, वो उसमें पेश हुए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर अदालत में पेश होने के लिए तैयार थे, हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन अगर एक ऐवान में देखें, ये जो पिछले 3 महीनों से आपको अदालतों में जिसमें आप इश्तिहारी हैं, किसी अदालत में आप क्यों नहीं पेश हो रहे? थोड़ा सा उसको देखें, इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ उसको जाएगा। बड़ी अहम चीज की तरफ इशारा किया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में जो ताकतवर लोग हैं, जो साहब इक़्तिदार हैं, जो मुक़्तदर ताकतों से उनका रिलेशन है, एस्टेब्लिशमेंट से उनका रिलेशन है, वो कोर्ट्स के सामने बाकायदा तौर पर पेश होने से एतराज़ पेश हुआ। मुशर्रफ साहब का मैटर देख लें, जब वो उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट में बुलाया जा रहा था तो उन्होंने अपने जो कानवाय था उसका रुख चेंज करके वो एक इंस्टीट्यूट में दाखिल हो गए। इसी तरह मियाँ साहब के मुताल्लिक कहा जा रहा है वो नैब में पेश होने की बजाय उन्होंने पेश होना मुनासिब नहीं समझा। क्यों नहीं होगा? जब नैब रेफरेंस दाखिल होने के बाद ही पेश होगा तो वो दाखिल होगा तो पेश होगा। से बाला 10 समझते हैं जी गुरकी साहब। जैसे मैं आपकी बात बल्कि साहब की बात आगे बढ़ाऊंगा। मैं सबसे पहले तो आपने सवाल किया था आसिफ जरदारी साहब का। जी सर देखें, आसिफ जरदारी साहब का और इनका ज़मीन आसमान का केस का फ़र्क है। देखें, आसिफ जरदारी ने 11, 12, 13 साल जेल काटी है। उसके साथ जो जेल उसने काटी है, सज़ा तो आपने भुगत चुका है, जो जुर्म उसने नहीं भी की है। आज अगर आके उसे कोर्ट बरी कर रहे हैं कि ये बंदा बरी है, तो वो तो इसका मतलब उल्टा वो इस पर महकमे पे दावा कर सकते हैं वो कि जी मुझे सज़ा किस चीज़ की, मैंने जेल काटी 14-15 साल, मेरी ज़बान क्यों काटेगी? कोई शक नहीं है कि उन्होंने 11 साल जेल में गुजारे। मियाँ साहब तो वैसे ही दावा करके मुआहदा करके बाहर 10 साल के लिए चले गए थे। दूसरी तरफ आते हैं, अगर वो चले गिल्टी होते हैं, वो आसिफ जरदारी गिल्टी भी हो जाता है इस मामले में, ठीक है जी, आपकी नायब कोर्ट से उन्हें गिल्टी करार दे देती, तो सज़ा ही होनी चाहिए जाके 14-15 साल, तो वो तो पहले भुगत चुका है वो। दूसरी तरफ मैं आगे बल्कि भाई ने बात की कि खान साहब किधर क्यों नहीं पेश हुए। खान साहब, सबसे पहले सर मैं 2 चीज़ें आपकी वसात से ज़रा वाज़ह करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को और इमरान खान को इकट्ठा कर देते हैं, सर वो इकट्ठा कैसे हम कर सकते हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। इमरान खान कौन है भाई? नवाज शरीफ साहब हमारे तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बने हैं, वज़ीर आला पाकिस्तान के रहे हैं, वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के रहे हैं, उनके भाई तीसरी दफ़ा वज़ीर आला पंजाब बने हैं, उनके सारा फैमिली, उनकी रिश्तेदार सारे इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं 30 साल से। इमरान खान कौन है? ना इमरान खान की कोई बहन मिनिस्टर है, ना कोई भाई मिनिस्टर, ना कोई बेटा मिनिस्टर है, ना कोई बीवी उसकी मिनिस्टर है। इमरान खान का मुआवजा हम कैसे कर सकते हैं मियाँ नवाज शरीफ के साथ? इमरान खान का फैसला सियासत में तो वो खान साहब इनको ललकार रहे हैं ना, वो ये गुर खान साहब ने बड़ी जल्दी सीख लिया था कि अगर वो मुस्लिम लीग नून को ललकारेंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी में, उनके वोट बैंक में और जो उनकी ताकत है उसमें इजाफा होगा। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पेशली है, लाहौर से उसकी जो बेस है उसको ललकारा, उसको कन्फ्रंट किया और बाकायदा तौर पर उन्होंने देख लें उनकी शोहरत का ग्राफ कैसे ऊपर गया। सर देखिए, शोहरत जो इमरान खान की अगर आप शोहरत की बात करते हैं ना, तो इंटरनेशनल लेवल पे देखें इमरान खान की शोहरत वैसे ही हमारे सियासी लीडरों से बहुत ज़्यादा है। वो बतौर क्रिकेटर थी, सियासतदान नहीं थी। नहीं, शोहरत की सर बात हो रही है, हम अगर खाली आप शोहरत लगाएं तो शोहरत तो उसकी मतलब इमरान खान की हमारे सियासी रहनुमाओं से बहुत ज़्यादा है। आज शायद हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हमारे इंडिया में लोग न जानते हो, हम साहे मुल्क में, लेकिन इमरान खान को लोग जानते हैं। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। दुनिया में शायद आसिफ जरदारी को कई लोग ना जान रहे हो, लेकिन इमरान खान का सब जान रहे हैं। तो शोहरत अल्लाह का शुक्र है उस बंदे पे, उस इंसान पे अल्लाह का इतना देन है कि शोहरत वो पैदाइशी हीरो था सर वो। आगे सियासत में जब वो बंदा आया तो सर सियासत में देखें 2 चीज़ें होती हैं आने की। जब इंसान के पास शोहरत नहीं, शोहरत उनके पास है सर। मैं देखें आम बंदा सियासत में आता है शोहरत के लिए, शोहरत उसके पास है। अगर फिर वो बंदा सियासत में आया है सर, वो अगर खाली उसने वजारत लेनी होती या उसने कोई कुर्सी लेकर उसने बैठना होता, वो तो बरतानिया में वजारत ले सकता था सर। जैसे इमरान खान के ससुर थे, जो ये बकौल इनके कहते हैं जी पीछे पैसे वाली लॉबी उनके ये अपना, वो तो सिर्फ बरतानिया में वजारत के मज़े लूट सकते थे, अच्छे उहदों पे रह सकते थे बरतानिया में। लेकिन फिर वो बंदा बीवी बच्चे उहदे छोड़ के पाकिस्तान आया है
उसका एक ड्रीम था, एक एम था उसका कि नहीं मैंने अपना मुल्क सेट पाकिस्तान करना को है। चेंज करना, आप सर आज भी बदलना, देखिए, मैं तब्दीली आपको बताता हूँ, आज तक मुझे किसी ने मेरी ज़िंदगी में अभी तक सर किसी सियासी लीडर ने मुझे मुतासर नहीं किया, लेकिन यकीन करें मैं ना तो पीटीआई का कोई वर्कर हूँ ना कोई जेला हूँ, लेकिन इमरान खान की बातों ने मुझे मुतासर की है। आज भी जियो चैनल वाले या दूसरे तीसरे चैनल वाले उसके इमरान खान के अगेंस्ट प्रोग्राम चला रहे होते हैं कि देखें जी खान ने फलाने वक्त में क्या कहा, लेकिन सर उसकी बात पाकिस्तान के लिए शुरू होती है, पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो जाती है। तो देखिए हमें चीज़ है पाकिस्तान, हमने ना तो देखें इन सियासी जमातों में आके ना हमने को मज़े लूटने इक़्तिदार के, ना हमने पैसे बनाने हैं, हमेशा सिर्फ मकसद है पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान को देखें तो इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की बात कर रहा है, और इमरान खान के साथ मिला देना मियां नवाज शरीफ को कि उनके केसेस भी सेम है। वो मिलाने का मकसद देखें गुरकी साहब, इसमें उन्होंने बात एक बड़ी दुरुस्त की कि इसको तनकीद बराए इस्लाह लेना चाहिए। हमने ये नहीं कर रहे, हमारा कोई मकसद किसी को तनकीद करना, तनकीद इसलिए नहीं करना कि उसकी फैमिली पे, उसके बैकग्राउंड पे करना। असल मैटर ये है कि उन्होंने इसी को चैलेंज किया कि वफाक में दोनों एक पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ चल रही हैं, और ना सिर्फ वो एक दूसरे के खिलाफ चल रही हैं, बाकायदा तौर पर उन्होंने 2013 का इलेक्शन कन्फ्रंट किया, दोनों इलेक्शनों की बात एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आए। तो कहने का मकसद ये है कि वो एक दूसरे को कम्पीट कर रही है ना दोनों पार्टीज तहरीक इंसाफ का। अब अभी आज देख लें, आज जो जलसा होने को जा रहा है NA 120 का जो इलेक्शन है, इसमें बाकायदा तौर पर डॉक्टर यास्मीन और बेगम कुलसूम नवाज का एक दूसरे पर एक डैगर्स ड्रान हुआ। इस पर क्या कहते हैं आप? जलसे के बारे से पूछेंगे क्यों? नहीं, जलसा तो होना ही होना। मैंने कहने का मकसद दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ इस तरह खड़ी हैं, इस तरह चल रही हैं, तो एक दूसरे से फिर कंपैरिजन तो किया जाएगा ना। नहीं, मैं अपना चाहिए सब इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करते हैं ना NA 120 के, तो सर ये ज़िमनी इलेक्शन है। देखिए मेहनत तो हर एक ने करनी है, PTI वाले भी कर रहे हैं मेहनत। हाँ, जो फैसिलिटीज़ जो सहूलतें बीबी कुलसूम को मुयसर हैं वो शायद डॉक्टर राशिदा डार को नहीं है, राशिदा डार ना जी, इनको शायद नहीं है। वो एक तरफ हुकूमत इलेक्शन लड़ी है, एक तरफ आम सिविल लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तरफ सरकारी पैसा लग रहा है, एक तरफ अपनी जेब से पैसा लग रहा है, और सर उसमें फ़र्क तो होता है बहुत ज़्यादा। देखें सरकारी एक तरफ सरकारी मशीनरी लड़ रही हो, काम कर रही हो, खुद DCO साहब जाके इंतजाम देख रहे हो, खुद वज़ीर आला साहब के जो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट है, जो माशाल्लाह 2-3 सेक्रेटेरिएट है लाहौर में वज़ीर आला के नाम पे ही, वो सर सेक्रेटेरिएट डील कर रहे हैं उस हल्के को 120 को। तो एक तरफ डॉक्टर साहब डील कर रहे हैं, सर फ़र्क तो होता है उस इलेक्शन में। हाँ मैंने ठीक है वो डोर टू डोर जा रही हैं, बीबी मरियम डोर टू डोर नहीं जा सकती। वो क्यों नहीं डोर टू डोर जा सकती हैं? एक तो उनके पास टाइम नहीं दे सकती इतना, दूसरा कल ही देख लें उनकी रैली में आई है, एक बीबी आई है आगे से, उन्होंने आगे वही नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी है। अगर वो अवाम में जाएंगे तो नारे लगेंगे सर, अवाम काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। गाड़ी में बैठ के खिताब कर लेना ठीक है, वो किसानी वो बिल क्लिंटन भी कर लेगा, ट्रंप भी कर लेगा पाकिस्तान में अगर कहीं पर उसने खिताब करना हो, लेकिन ऑन द ग्राउंड जब बंदा आके देखे हैं यहाँ पे जी बिल्कुल। इस टाइम हमारे मुसलमानों को एक बरकी साहब गुरकी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये सियासी जो शो होने को जा रहा है NA 120 का, इसमें सरकार बनाम एक डॉक्टर यास्मीन राशिद जो प्राइवेट पर्सन है उसका मुकाबला हो रहा है। और इसमें आप देख लें कि सरकारी वसाइल का बेतरेक इस्तेमाल किया जा रहा है। DCO, वज़ीर आला या दूसरी रियासती मशीनरी जिसको कह रहे हैं कि उसके वसाइल को यूज़ कर रही है। तो क्या कहते हैं आपको कि DCO, वज़ीर आला, सेक्रेटेरिएट और इस तरह ये तमाम पैसे लगाए जा रहे हैं? और आज से वैसे आपस की बात है, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले आप साहब इक़्तिदार थे, तो तब आपको मजांग वो टेम्पल रोड और दूसरे रोड नज़र नहीं थे आए, और आज तमाम जो रियासती मशीनरी है, तमाम लोग हैं वहाँ पे देख लें, पटवारी भी होगा वहाँ पे, कानून को भी होगा, तहसीलदार भी होगा, AC भी होगा, DCO भी उधर है। और अगर डॉक्टर यास्मीन का काम है तो उस पर तो वो खुद पैसा लगा रहे हैं, वो प्राइवेट औरत है, वो तमाम मेहनत कर रही है। सर औरतों के साथ बदतमीजी की गई है, उन्होंने एप्लीकेशन दी है पुलिस स्टेशन में, उसका अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। बरकी साहब का इस पर लेना राय क्या कहते हैं? सईद भाई पहले तो गुरकी साहब का ना ये कंफर्म कर दें कि वो PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तजिया कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखो किसी की पहली बात का मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर दूं, किसी की शोहरत से मुल्क नहीं चलते। फलाना बना बड़ा मशहूर है तो इसका मुल्क का हुकूमत दे दो। 3 दिन पहले खान साहब की जो इंटरव्यू BBC को दी है उसको आप सुन लें, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास टीम ही नहीं है। आज वो क्या कह रहे हैं कि KPK में अगर हमारा बल्दियाती निज़ाम फेल है तो हमारे अपने MPs और मिनिस्टरों की वजह से। तो वो कैसे विजन दे रहे हैं इस मुल्क की तरक्की की, वो कैसे विजन दे रहा है कि मैं इस मुल्क को ऐसा कर दूंगा। दूसरी बात यह है, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2013 में जब ये हुकूमत PMLN ने ली थी उस वक्त इस मुल्क के हालात क्या थे? दहशतगर्दी के हालात क्या थे? आपके इंडस्ट्री के हालात क्या थे? बिजली के हालात क्या थे? आप कराची के हालात आपके क्या थे?
उसके बदले हम क्या कह रहे हैं आपको? हम खाली पहले दिन से हम उस बल्कि साहब बिल्कुल कराची की भी बात करेंगे, नहीं उसमें खाली हम एक चीज 2013 की भी बात करेंगे और तमाम बातें करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस।